नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अवेयर माई इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमन सा। आर ओ स्पेशल क्लास में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इनसे जुड़े प्रश्न आर ओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक कर आज हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे टॉपिक की, जिसके अंतर्गत हम 60 से ज़्यादा प्रश्नों को भी करने का प्रयास करेंगे। अगर पहले बात करें तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है, जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जाता है? तो यह है अनुच्छेद 52। इसी के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जाता है? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ठीक इससे यह प्रश्न बन सकता है, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग किसके जरिए करता है? इसमें स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करता है, यानी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के जरिए करता है। ये महत्वपूर्ण है आपका। फिर अगर बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके जरिए होता है? तो निर्वाचक मंडल के जरिए होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और वो कैसे सदस्य होने चाहिए? तो निर्वाचित होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर अगर बात करें तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। कहने का अर्थ है, जो आपने देखा इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनके भी निर्वाचित सदस्य यानी जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, वो एमएलए शामिल हो सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है दिल्ली और दूसरे का नाम है पुदुचेरी, उनके ही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकते हैं। और इन दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन के जरिए यह बातें दी गई, जो आप राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकते हैं। अगर बात करें तो आपको लग सकता है जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है? तो जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से इसे अधिकार नहीं दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का। अगर नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान देंगे, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, न कि अपॉइंटेड मेंबर। तो अपॉइंटेड मेंबर यानी नॉमिनेटेड मेंबर या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी सदस्य यानी विधान परिषद के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? तो देखिए, स्टेट में राज्य में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। तो जैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद है। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार
एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के जरिए होता है। यहाँ पे इन तीनों बातों को ध्यान रखना जरूरी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनाव होता है, साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत के अनुसार और सीक्रेट बैलेट के द्वारा यहाँ पे मतदान होता है राष्ट्रपति का। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है और उनका ही फैसला अंतिम होता है। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी इलेक्टोरल बैलेट अपूर्ण है, इस बात को लेकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता बताई गई है, यानी क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। इसके अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य बन निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। यह ध्यान रखना है, यहाँ राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित बनने की योग्यता रखी गई है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी प्रपोजर होना चाहिए, और 50 अप्रूवर होने चाहिए, यानी 50 अनुमोदक आपके होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपये है और उम्मीदवार को 1/6 भाग कम से कम मत प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो उसकी ये जमानत राशि 15,000 रुपये जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है, यानी टर्म ऑफ ऑफिस बताया गया है कि वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक वह अपने राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। हालांकि नए राष्ट्रपति जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 56 का सब क्लॉज 1 का कहता है जो वह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। 57 कहता है कोई भी व्यक्ति पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक पर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। इस आधार पर कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लगातार एक टर्म होने के बाद भी वो दूसरी बार चुनाव में खड़ा हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह कहा गया कि जो जनसंख्या है जिससे राष्ट्रपति के चुनाव के अनुसार सीटें बांटी जाएंगी वो 1971 की जनगणना से होगी। 84वां संशोधन द्वारा कहा गया कि 84वें संशोधन 2001 के द्वारा कहा गया कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक यही 1971 की जनगणना वैलिडिटी रहेगी, यानी 2026 के बाद जनगणना होने वाला है 2031 में और तब तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटों का बंटवारा राष्ट्रपति के चुनाव में होता रहेगा, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनुच्छेद 59 का सब क्लॉज 1 कहता है यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से ही रिक्त कर दिया है, यानी जैसे ही आप राष्ट्रपति बनोगे उसी समय से आपको अपना सदस्यता राज्य विधानमंडल की हो या संसद की हो उसी समय त्याग देनी होगी। 60 में ओथ के बारे में बताया गया है, क्या शपथ लेंगे राष्ट्रपति इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है, जो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के अनुसार चलाया जाता है और अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है। ये काफी महत्वपूर्ण है, किस अनुच्छेद में जिक्र है महाभियोग की, तो अनुच्छेद 61 में जिक्र है। महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। साथ ही महाभियोग संकल्प पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति करेगा।
राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति में 6 महीने के अंदर फिर से नया चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये बातें भी ध्यान रखने की है, जो राष्ट्रपति अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको फिर से चुनाव करवा लेना होगा। चलिए, इसके बाद अगर बात करें, अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यानी जो भी भारत सरकार के काम होंगे वो सब में राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, करेंगे सब प्रधानमंत्री, लेकिन नाम रहेगा राष्ट्रपति का। इसके अलावा अनुच्छेद 86 में संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति के अधिकार का वर्णन है। यानी 86 कहता है कि संसद के दोनों सदनों को जो भी डिस्क्राइब होगा, डिस्क्रिप्टमेंट होगा या एड्रेसेस होगा, उनको संदेश भेजना हो या अभिभाषण करना हो, इनका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है 86 के अनुसार। 87 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। यानी जैसे ही हर साल जो सेशन की स्टार्टिंग होगी, साथ ही साथ प्रत्येक 5 वर्ष के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति दोनों समय संसद के दोनों सदनों में एड्रेसिंग करता है, वहाँ पे भाषण देता है। अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ज्वाइंट सेशन में क्या करता है, जब कोई बिल अटक जाती है, पास नहीं होती है, तो उसको ज्वाइंट सेशन के जरिए पास करा लिया जाता है। लेकिन वह बिल संविधान संशोधन बिल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बिल होनी चाहिए। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। हालांकि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। तो ध्यान देंगे, 3 तरह के ऑप्शन राष्ट्रपति के पास होते हैं जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है। इससे पहले ये समझे, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए आती है। जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देता है तो यह विधेयक पास होकर कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति के पास इस समय 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सहमति दे तो कानून बन जाए, या स्वीकृति रोक ले, मना कर दे तो ये कानून नहीं बन पाएगा, या फिर इसे वापस से पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन अगर धन विधेयक है तो ये पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक इसीलिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा, प्रायर परमिशन से पेश किया जाएगा, ताकि वो राष्ट्रपति के लिए आपत्ति न बने। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति एक अपना ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं और वो ऑर्डिनेंस पूरे कानून के बराबर होती है। इसकी जो कानून की जो पावर होती है वो भी इसी की पावर होती है, लेकिन इसे तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है और संसद की मंजूरी मिलने के बाद यह अस्थायी रूप से कानून का स्वरूप ले लेता है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति है, पार्डन पावर है। इसमें राष्ट्रपति किसी की क्षमा के स्वरूप को बदल, किसी की सजा के स्वरूप को बदल सकता है, उसे पूरी तरह क्षमा कर सकता है, रोक लगा सकता है। ये आपसे पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 72 के तहत। इसी तरीके से अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो वह उच्चतम न्यायालय से किसी मुद्दे पर परामर्श मांग सकता है, जो हमें क्या करना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों के यह प्रधान सेनापति होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। यह भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति गई है। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार शक्ति, मना करने की शक्ति। 3 प्रकार के वीटो हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। एक है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो, और तीसरा पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति क्या करता है, तो कोई विधेयक जब उसके पास आती है सहमति के लिए तो वो उसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है। निलंबनकारी वीटो में वह उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। इसे थोड़ी देर हो जाती है, इसीलिए इसे सस्पेंशन वीटो या निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और पॉकेट वीटो में यह किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं देता है, यह कुछ अत्यंतिक वीटो की तरह ही होता है।
तो इसमें राष्ट्रपति इसको अपने पास रिजर्व रख लेता है और किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं देता है। तो ये इसमें आता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। इससे पहले एक अनुच्छेद को एक नज़र देख लेते हैं, आखिर कौन से अनुच्छेद में क्या बातें राष्ट्रपति से संदर्भित कही गई है। अनुच्छेद 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, केंद्र सरकार की सभी शक्तियां इसमें होगी, ये बात कह रहा है। 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 55 राष्ट्रपति के चुनाव की जो मेथड होगी उससे संबंधित है। 56 राष्ट्रपति के ऑफिस से संबंधित है, पद से संबंधित है। 57 इसकी योग्यता को बताता है। 57 इसके री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी को बताता है, जो वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। 58 इसकी योग्यताओं को बताता है। 19 इसकी कार्यालय की दशा को बताता है। 60 इसके शपथ के बारे में है। 61 में इसके महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की चर्चा की गई है। 62 में यहाँ पद रिक्ति को भरने के बारे में है। 65 में यहाँ बताया गया है उपराष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा, इसके बारे में बात की गई है। 71 में बताया गया है जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या कुछ बातें हो सकती है। 72 में इनके पार्डनस पावर की बात की गई है, क्षमादान की शक्ति की बात की गई है। 74 में बताया गया है जो मिनिस्टर्स के साथ, मंत्रियों के साथ इनका क्या कोऑपरेशन रहेगा, इनकी बात की गई है। 78 में इन्हें प्राइम मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है। और 123 में इसकी अध्यादेश शक्ति और 143 में सुप्रीम कोर्ट के साथ एडवाइज करने की शक्ति की बात की गई है। तो अगर आप ये अनुच्छेद याद कर लेते हैं तो अधिक चांस है जो आपका परीक्षा में बनने वाले प्रश्न इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आर्टिकल्स जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है आपको ये पूरी तरीके से याद होना चाहिए। आइए अब कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या आज तक पूछे गए हैं। इन प्रश्नों की संख्या लगभग 60 होगी और इन प्रश्नों को करने के बाद आप राष्ट्रपति से संबंधित तमाम प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो पहले आप इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और फिर इसका सही उत्तर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अब जैसे ये प्रश्न पूछा है आपको इसमें से देखकर तुरंत अपना उत्तर चुनना है, फिर मैं इसके बाद तुरंत उत्तर बताऊंगा, उसमें वो सही है या गलत है आपको देखना है। तो आपने देखा है अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद करता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। अभी अभी हमने आपको स्लाइड दिखाऊं, इसमें कहा है 52 कहता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका उत्तर है, आपने एकदम सही चुना होगा, इसका उत्तर है 52। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, फर्स्ट नागरिक कौन है, तो यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट भारत के फर्स्ट नागरिक हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है या निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर है ये भाग नहीं लेते हैं। बाकी इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो आप जानते हैं इसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर किसी के भाग नहीं लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के में कौन कौन होते हैं, तो हमने अभी बताया है आपको, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली और पुदुचेरी के भी यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। जब कोई सभा विघटित की गई हो तो इसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न स्थिति को धारण करते हैं। विघटित हो गई हैं तो क्या होगा, दे कांट वोट, विघटित हो गई है तो वोट ही नहीं कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में एक विधायक के मत के मूल्य के संदर्भ में विचार करें। प्रत्येक राज्य के विधायक के मत का मूल्य समान होता है, नहीं, प्रत्येक राज्य में विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि जनसंख्या के अनुसार तय की जाती है और प्रत्येक राज्य में जनसंख्या अलग अलग है। विधायक के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय की जाती है, तो यह एकदम सही बात है। तो इसमें केवल ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा से अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है क्योंकि वहाँ गणतंत्र का सिस्टम नहीं है। वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का जो राजा है वह वंशानुगत होता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अलग है।
भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम से शासन चलता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री सिस्टम से शासन चलता है। तो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए सही है, जबकि आर गलत है, यानी सी उत्तर इसका सही है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, यानी सबॉर्डिनेट द्वारा करते हैं शक्तियों का प्रयोग। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। एक्सिक्यूटिव हेड भारत का राष्ट्रपति है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां 53 के तहत बताया गया है। इसके बारे में हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, आपने सही लगाया होगा। फिर भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में अंतिम फैसला किसका होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो भैया इलेक्टोरल कॉलेज पूर्ण नहीं होने के कारण चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज। 15 राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बावजूद घोषणा से पूर्व तक उसके द्वारा किए गए कार्य वैध एवं प्रभावी होंगे। एकदम सही बात है ये, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर अवैध घोषित हो भी जाता है तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य वैध एवं प्रभावी रहेंगे। क्वेश्चन करने से यही फायदा होता है, जो आपको फैक्ट छूट गए हैं वो फैक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर 16 राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्य का समान प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है यह। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य और राज्य विधानसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो 50-50 होने चाहिए। 50 यहाँ पे प्रपोजर होने चाहिए, 50 अप्रूवर होने चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल की है, तो ये याद रखना चाहिए आपको। कौन व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं माना जाता है? तो कैबिनेट से लाभ के पद पर माना जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति लाभ के पद पर माना जाता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी लाभ के पद पर माने जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है? तो इसका उत्तर बताइए। 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि को 2500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कब किया गया? ये 1997 में किया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि किस बैंक में जमा की जाती है? यह आरबीआई में जमा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति की वर्तमान वेतन कितना है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की वर्तमान वेतन 5.08 लाख रुपए पर महीने है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के प्रति माह के वेतन के कितने प्रतिशत तक पेंशन दी जाती है? तो 50% तक पेंशन प्राप्त होती है। निम्न में से किन व्यक्तियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा इत्यादि नहीं मिलते हैं? किन्हें नहीं मिलते हैं? तो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों को यह सुविधा नहीं मिलती है। फिर 26 राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उनके आश्रित परिवारों को कितनी पेंशन मिलती है? तो इनके आश्रित परिवारों को वेतन का 1/4 मिलता है, यानी पेंशन का आधा भी मिलता है, यानी सी भी विकल्प सही है। तो इसका डी होगा, या तो विकल्प बी या तो विकल्प सी। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प डी ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान निजी कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए कितने महीने की पूर्व नोटिस दी जानी चाहिए? तो राष्ट्रपति पर अगर किसी भी तरीके की मुकदमा चलाई नहीं जा सकती है, फिर भी अगर चलाना है तो 2 महीने की प्रायर नोटिस आपको देनी होगी। राष्ट्रपति को आधिकारिक कार्यों के संबंध में क्या व्यवस्था प्राप्त है? कांट बी प्रोसिक्यूट, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता 2 महीने की नोटिस के साथ, या ट्रायल विल बी हेल्ड आफ्टर द टर्म, उनके कार्यकाल के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो नहीं, उन पर मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता है। आधिकारिक कार्य के संबंध में, यानी ऑफिशियल कार्य के संबंध में कोई यहाँ पे उन पर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, अगर उनकी कोई निजी कार्य है तो उन पर 2 महीने की प्रायर नोटिस के साथ आप करवा सकते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ही इज इम्यून फ्रॉम एनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही कैनट बी अरेस्टेड और नॉट कैन बी सेंट टू जेल, however he can be prosecuted after 2 months notice, all three of the above are correct। ये तीसरा आपका चौथा जो है सही है। इन पर जो है
किसी भी लीगल कार्यवाही से इनको इम्यून बचाव किया गया है। वो कभी जेल नहीं जा सकते हैं, न अरेस्ट किया जा सकता है। 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ उन पर व्यक्तिगत कार्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। तो यह तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक ये अपने पद पर बना रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी री इलेक्टेड। ये गलत है, क्योंकि वो री इलेक्टेड हो सकता है आर्टिकल 57 के अनुसार। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कैन बी री इलेक्टेड। वहाँ पे राष्ट्रपति दोबारा री इलेक्टेड नहीं हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये सही है, कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति रीनियुक्त हो सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी री इलेक्टेड, अपने भारत में ही हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन करने की स्थिति में, तो इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। महाभियोग का आरंभ संसद के सदन के किस सदन में किया जा सकता है? किसी में भी कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है। महाभियोग के बारे में राष्ट्रपति को कितने दिन की पूर्व सूचना देनी चाहिए? 14 दिन की पूर्व सूचना इनको चाहिए, जो हाँ इन पर महाभियोग आप लगाने वाले हैं। 36, महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन किया जाना चाहिए? कम से कम 1/4, 1/4 ऑफ द हाउस। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव को एक सदन से दूसरे सदन में भेजे जाने के लिए पहले सदन में कितने बहुमत से पारित होनी चाहिए? एक सदन से दूसरे सदन में भेजने के लिए 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इट शुड बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इन द बोथ हाउसेस। सही है ये। डिस्पाइट द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस अंटिल द अराइवल ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट। हटाए जाने के बावजूद वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति ना ही आ जाए। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो उसी समय उन्हें अपने पद से हटना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ये उत्तर है। इसके बाद कौन सा विकल्प सही है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, संसद सदस्य और राज्य विधानसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, सही है। इन द इवेंट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव अ कंट्रीब्यूशन। ये भी सही है। जब उन पर महाभियोग लगाया जाएगा तो नॉमिनेटेड और ये दोनों भाग लेंगे, तो बोथ आर द एबव आर करेक्ट। इसका सी ऑप्शन सही है। आज़ादी के बाद से अब तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? तो 0 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अभी तक किन्हीं भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। किस आधार पर राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता है? कोर्ट इनको नहीं हटा सकता है, इनके लिए इम्पीचमेंट लाना होगा 61 के अनुसार। राष्ट्रपति की आकस्मिक पद खाली होने पर कितने समय के अंदर चुनाव कराना होगा? तो 6 महीने के अंदर इनको चुनाव कराना होगा, यह बात ध्यान रखने योग्य है। राष्ट्रपति के आकस्मिक रूप से न होने की स्थिति में अस्थायी रूप से पद का निर्वाह कौन करता है? यह आसान उत्तर है, उपराष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहने पर कौन निर्वाह करेगा? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं? तो दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की वेतन किस वर्ष बढ़ाई गई थी? 2018 में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, तो कब नहीं हो सकता है? जब वो अपर हाउस से बिलोंग है, यानी राज्य विधान परिषद से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो किसके तहत जो है इन्हें राज्य विधानसभा में भाग लेने का दिल्ली और पुदुचेरी को कहा गया था? तो 70वां संविधान संशोधन के जरिए। फिर 49 नंबर क्वेश्चन, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये राष्ट्रपति के बारे में है। राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर रहा है लेकिन प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल, हस्तांतरणीय और अनुपातिक मत प्रणाली दोनों द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों द्वारा। फिर 51, राष्ट्रपति चुनाव में कितने मत न मिलने की स्थिति में जमानत राशि जब्त हो जाती है? अगर 1/6 नहीं मिलता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है 15,000 रुपये।
ये आर्टिकल्स है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के वोट के मूल्यों से अधिक होता है, नहीं ये गलत है, सभी संसद सदस्य का एक समान होता है, तो केवल एक सही है। फिर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 2023 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो आप जानते हैं 1971 की जनगणना को ही अभी फॉलो किया जा रहा है, जो 2026 के बाद की किसी भी जनगणना तक स्थिर होगी, यानी 2031 तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटों का बंटवारा होगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा होने की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। राष्ट्रपति के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, यह ठीक बात है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं ये भारत में जन्मा नागरिक जैसी कोई शर्त नहीं है, कहीं का भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो ये पे हो जाएगी, तो ये तो गलत बात है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, यह सही है। उसे संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, यह आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि संसद सदस्य नहीं केवल लोकसभा की होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो केवल 2 सही है इसका उत्तर। फिर एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य, यानी संसद सदस्य अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। यह गलत है, ऐसा कोई विधा नहीं है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है। निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, हाँ ये सही है, जैसे ही निर्वाचित हो जाएंगे तुरंत छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, यह भी गलत है। इसका सही उत्तर है बी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो यह है 57, 57। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो 61 के तहत चलाया जा सकता है। निम्न में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेखा लेकिन हटाए जाने में नहीं, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग। ये केवल विधानसभाओं के लोग होंगे, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो किसी में भाग लेते ही नहीं है, चुनाव में भी हटाने में भी किसी में भी नहीं, लेकिन ये चुनाव में तो भाग लेते हैं, हटाए जाने में नहीं लेते हैं, तो डी इसका सही उत्तर है। फिर 60, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पे किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला वापस भेजने का अधिकार है, तो वो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वह उसे वापस भेज सकता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित सभी कुछ फैक्ट को देखे हैं जो आरओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इससे संबंधित क्वेश्चन को भी किया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ें हैं, इसमें बहुत स्टडी फॉर्म में पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन आ चुका है आपके आरओ के लिए, तो खूब मन से उसको पढ़ाई कीजिए। फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना है, एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा, 4 फरवरी के आसपास, तो इसलिए अभी मेहनत कीजिए खूब, बहुत परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। एग्ज़ाम दिसंबर में अभी तक जैसी सूचना है उसके अनुसार नहीं होने वाला है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और एग्ज़ाम आपका फरवरी में ही होगा। चलिए, और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो सही लग रहा है और इसमें तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई और सुझाव चाहते हैं तो कोई और बदलाव चाहते हैं तो इसमें बताइए। पेड क्लासेस को फ्री कर दिया गया है तो इसका लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब